शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का आधार क्या है? हमारे पास ना पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक बहुत ही ताज़ा दस्तावेज है। हाँ, ये 8 अप्रैल 2026 का फैसला है। बिल्कुल। न्यायमूर्ति अनूप चित्कारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। और मामले का नाम है उषा रानी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक शहर की सीमाएं बदलने से और डेसिमल यानी दशमलव के छोटे से गणित से और जानकारी जुटाने की दो बिल्कुल अलग अलग डेटाबेस के आपस में टकराने से एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। ये मामला ना सिर्फ अदालत के कागजों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस बात का एक बहुत शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रशासन के बंद कमरों में लिए गए तकनीकी फैसले जमीनी स्तर पर असर डालते हैं। मतलब आम लोगों की आवाज और चुनाव में उनके प्रतिनिधित्व को सीधे तौर पर काट सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है हरियाणा के पंचकुला शहर से। पंचकुला नगर निगम, जहां कुल 20 वार्ड या सीटें हैं। जब 2020 में पिछले चुनाव हुए थे ना, तो इन 20 सीटों में से 4 सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। हाँ, लेकिन फिर 4 सितंबर 2025 को राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती और उसमें कहा जाता है कि आगामी चुनाव के लिए इन आरक्षित सीटों की संख्या 4 से घटाकर 3 की जा रही है। अब जाहिर सी बात है, रातों रात एक पूरी सीट का गायब हो जाना, मतलब ये तो किसी भी समुदाय के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का कम होना है। बिल्कुल। और इसी कटौती के खिलाफ याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, जिनमें उषा रानी और नगर निगम के अन्य पूर्व पार्षद भी शामिल हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना सरकार का अपना एक अलग तर्क था। उन्होंने अदालत में कहा कि ये कोई मनमाना फैसला नहीं है। तो इसके पीछे क्या था? इसके पीछे शुद्ध भूगोल और गणित है। मतलब 2020 के चुनावों के बाद पंचकुला नगर निगम की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनमें एक बड़ा बदलाव किया गया था। अच्छा, क्या बदलाव हुआ था? कालका और पिंजौर जोन को नगर निगम के दायरे से बाहर कर दिया गया। ओहो, मतलब शहर का नक्शा ही बदल गया। एकदम सही। और जब शहर का नक्शा सिकुड़ेगा, कुछ इलाके बाहर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां रहने वाले लोग और उनके आंकड़े भी कुल जनसंख्या से बाहर हो जाएंगे। ठीक, यही तर्क सरकार ने दिया। सरकार ने अपनी गणना पेश की और कहा कि नई सीमाओं के हिसाब से और 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए अब पंचकुला की कुल आबादी 2,67,413 रह गई है। ठीक है, और इस आबादी में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी बताई उन्होंने? 41,467। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो ये लगभग 15.51% बैठता है। हाँ, 15.51%। अब संविधान और नियमों का सीधा सा उसूम है कि सीटों का आरक्षण उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में उस वर्ग की कुल आबादी है। बिल्कुल। तो सरकार ने कुल 20 सीटों का 15.51% निकाला, जो कि होता है 3.10। हाँ, अब क्योंकि आप किसी इंसान को या किसी सीट को दशमलव में तो बांट नहीं सकते ना। बिल्कुल नहीं, आधी कुर्सी पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो सरकार ने इसे राउंड ऑफ कर दिया। मतलब 3.10 को पूर्णांक बनाते हुए उन्होंने इसे 3 मान लिया। और इस तरह 4 सीटें घटकर 3 हो गई। हाँ, यही सरकार का गणित था। सुनने में तो मैं कहूंगी कि ये गणित एकदम सीधा लगता है। लगता तो है, लेकिन मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने केस किया वो इस पर हाथ धरकर तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं बैठे। अगर वे अदालत गए तो उनके पास जरूर इस प्रतिशत का कोई अलग आंकड़ा होगा, है ना? आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस 15.51% वाले आंकड़े को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, तो उनका आंकड़ा क्या था? उन्होंने 2011 के प्राइमरी सेंसस एब्स्ट्रैक्ट का हवाला दिया, मतलब जो प्राथमिक जनगणना के मूल आंकड़े होते हैं। ठीक है। उनके अनुसार पंचकुला के इस नए भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी का वास्तविक प्रतिशत 15.51 नहीं है। तो कितना है? वो है 18.1%। अरे बाप रे, 18.1%! ये तो एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर हम सरकार की ही कुल आबादी वाली बात मान लें, मतलब जो 2,67,000 के करीब है, और उस पर ये 18.1% लागू करें, तो गणित बिल्कुल बदल जाता है। तो अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 48,400 के पार चली जाती है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसका 20 सीटों के हिसाब से बंटवारा करें तो 20 गुणा 48,400 और फिर भाग दें कुल आबादी से, तो आपका परिणाम क्या आता है? तो गणित 3.10 नहीं बल्कि 3.62 पर आकर रुकता है। और यहीं से वो असली विवाद शुरू होता है, जिसे हम डेसिमल या दशमलव का पेंच कह सकते हैं। सरकार कह रही है 3.10, इसलिए उन्होंने 3 सीटें कर दी,
याचिकाकर्ता कह रहे हैं 3.62। अब अगर आंकड़ा 3.62 है तो उसे राउंड ऑफ करके 3 कैसे माना जा सकता है? वही तो, ये तो गणित के बुनियादी नियमों के ही खिलाफ है ना। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा पिज्जा है, ठीक है, और हम कुछ दोस्त उसे बांट रहे हैं। ठीक है। अब हिसाब लगाने पर पता चलता है कि मेरे हिस्से में 3.6 स्लाइस आते हैं। अब अगर कोई मुझे सिर्फ 3 स्लाइस देकर कहे कि अरे लो भाई राउंड ऑफ कर दिया, तो ये कोई इंसाफ थोड़ी है। बिल्कुल इंसाफ नहीं है। अगर दशमलव के बाद की संख्या 0.5 से ज्यादा है तो तार्किक रूप से उसे अगले पूर्ण अंक में बदलना चाहिए, मतलब 4 में। आपका वो पिज्जा वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है यहाँ, है ना? अदालत में भी यही बात उठी कि गणित का सामान्य नियम यही है कि 0.5 या उससे ऊपर की संख्या को अगले अंक में तब्दील किया जाए। हाँ, ये तो हम स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इस पूरी बहस में ना एक बहुत बड़ा सवाल छिप गया था। कौन सा सवाल? सवाल ये नहीं था कि 3.62 को 4 माना जाए या नहीं। सबसे बड़ा रहस्य कुछ और ही था। वो क्या था? कि एक ही शहर है, एक ही भौगोलिक सीमा है और एक ही साल यानी 2011 की बात हो रही है। हाँ। तो फिर सरकार और याचिकाकर्ता 2 अलग-अलग प्रतिशत कर कैसे पहुंच गए? मतलब 15.5, 1 और 18.1। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा। मतलब जनगणना का डेटा तो एक ही होता है ना पूरे देश के लिए। बिल्कुल एक होता है। फिर ये अंतर कहाँ से पैदा हुआ? क्या किसी ने गिनती में कोई गलती कर दी थी? नहीं, गिनती की कोई गलती नहीं थी। असल में ये जानकारी जुटाने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों और डेटाबेस का टकराव था। अलग-अलग डेटाबेस? मतलब एक ही चीज के लिए 2 डेटाबेस? हाँ, और इसे समझने के लिए हमें उस महायुद्ध को समझना होगा जो आज के दौर में प्रशासन और कानून के बीच चल रहा है। अच्छा, कैसा महायुद्ध? जनगणना बनाम डायनामिक डेटा का महायुद्ध। इसे थोड़ा और खोलते हैं, सुनने वालों के लिए समझना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। देखिए, अगर हम भारत के संविधान को देखें तो उसका अनुच्छेद 243 PG और 243 T बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कहता है। क्या कहता है? कि नगर पालिकाओं में आरक्षण का आधार लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस होना चाहिए। यानी वो आखिरी जनगणना जो आधिकारिक तौर पे पूरी हो चुकी है। एकदम सही। और इस मामले में वो 2011 की जनगणना है। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो हुई नहीं है। और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 6 भी यही बात कहती है। मतलब नियम एकदम शीशे की तरह साफ है। आपको आबादी और आरक्षण तय करने के लिए उसी पारंपरिक जनगणना को आधार मानना है। वही जो हर 10 साल में सरकार द्वारा घर घर जाकर की जाती है। तो यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। फिर परेशानी कहाँ से आई? यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है साल 2021 में। अच्छा, 2021 में क्या हुआ? हरियाणा सरकार एक नया कानून लेकर आती है, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम। मैंने इसके बारे में सुना है थोड़ा बहुत। इसके तहत एक बिल्कुल नया डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया, जिसे फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी कहते हैं, या संक्षेप में FIDR। हाँ, ये एक तरह का आधुनिक सिस्टम है ना, जहां परिवारों को एक इकाई के रूप में देखा जाता है। सही कहा। लेकिन 2011 की जनगणना और इस FIDR में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? देखिए, 2011 की जनगणना एक स्थिर डेटा है। मतलब वो एक तस्वीर की तरह है जो 2011 में खींची गई थी। हाँ, उस वक्त जो लोग वहां थे वे उस तस्वीर में दर्ज हो गए। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये जो FIDR है, ये एक जीवित और डायनामिक सिस्टम है जो लगातार अपडेट होता रहता है। हाँ, कोई पैदा हुआ, इसमें नाम जुड़ गया, किसी की मृत्यु हुई, नाम हट गया, कोई शहर छोड़ के चला गया, डेटा अपडेट हो गया। ये तो बहुत हद तक आज के दौर के डिजिटल ID सिस्टम जैसा लगता है। सुनने में तो मैं कहूंगी कि ये बहुत अच्छा और ज्यादा सटीक भी लगता है ना? तो फिर इसमें समस्या कहाँ आई? सरकार तो अच्छा ही कर रही थी। समस्या तब आई जब सरकार ने नगर निगम चुनावों के लिए नियम तय करने शुरू किए। सरकार ने अपने नियमों में बदलाव किया और कहा कि वे पंचकुला में कुल सीटों की संख्या के लिए इस नए FIDR डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उन्होंने नए जमाने की डेटाबेस का इस्तेमाल किया कुल सीटों के लिए। इसमें क्या हर्ज है? हर्ज यहाँ नहीं था। हर्ज उस हलफनामे में था जो सरकार ने अदालत में दिया। हाँ, उसमें क्या लिखा था? सरकार ने कहा कि कुल सीटों के लिए तो उन्होंने FIDR का इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन जब बात अनुसूचित जाति के आरक्षण की आई तो उसके लिए उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक ही चुनाव के लिए हाँ, एक ही शहर में 2 बिल्कुल अलग-अलग पैमानों का इस्तेमाल। बिल्कुल यही हुआ। अरे ये तो वही बात हो गई कि मैं एक ही केक बेक कर रही हूँ, लेकिन आधा सामान मैं मेट्रिक सिस्टम में तौल रही हूँ, मतलब ग्राम और लीटर में। हाँ, और आधा सामान मैं इंपीरियल सिस्टम में तौल रही हूँ, जैसे पाउंड और ऑन्स में। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। अगर मैं ऐसा करूंगी
तो बेक होने के बाद केक का स्वाद तो अजीब ही होगा ना, या शायद केक बने ही ना। और इस मामले में वो अजीब स्वाद वाला केक ही अदालत के सामने परोसा गया था। हे भगवान। राज्य सरकार ने दो बिल्कुल अलग प्रकृतियों वाले डेटाबेस को एक ही समीकरण में मिला दिया था। मतलब एक तरफ वे कुल मतदाताओं की गिनती एक ऐसे डेटाबेस पर कर रहे हैं जो हर दिन बदल रहा है, जो कि FIDR है। हाँ, और दूसरी तरफ वे आरक्षण तय करने के लिए 15 साल पुराने स्थिर डेटा की ओर देख रहे हैं। तो जाहिर है कि जब आधार ही अस्थिर होगा तो जो प्रतिशत निकल कर आएगा, चाहे वो 15.51 हो या कुछ और, वो भी विसंगत ही होगा। बिल्कुल। मतलब अगर मैं खुद को एक जज की जगह रखकर सोचूं ना, तो मैं तो सीधा कहूंगी कि भाई दोनों में से कोई एक सिस्टम चुनो। हाँ, एक नाव में पैर रखो। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम नहीं बदल सकते। तो क्या उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी यही नजरिया अपनाया? उच्च न्यायालय का नजरिया इससे भी ज्यादा सख्त और स्पष्ट था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अदालत ने जब इस पूरे मिक्स एंड मैच वाले गणित को देखा तो उन्होंने पाया कि ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 243T की मूल भावना का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने साफ कहा कि आप कुल आबादी को एक नए पारिवारिक पहचान डेटाबेस पर गिन रहे हैं और अनुसूचित जाति को 2011 के आंकड़ों पर, जो कि बिल्कुल अतार्किक है। हाँ, ये एक ही सवाल को हल करने के लिए दो अलग अलग गणितीय भाषाओं का इस्तेमाल करने जैसा है। तो फिर अदालत ने इस उलझन को सुलझाने के लिए क्या निर्देश दिया? अदालत ने उस मूल समस्या की जड़ को पकड़ा जो भौगोलिक सीमाओं के बदलाव से शुरू हुई थी। मतलब वो जो कालका और पिंजौर को बाहर कर दिया गया था? हाँ, अदालत ने कहा कि अगर शहर की सीमाएं बदली हैं तो सरकार को वर्तमान सीमाओं की आबादी का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। लेकिन ये पुनर्मूल्यांकन इस नए FIDR डेटाबेस से नहीं होगा। ओहो, मतलब उन्हें वापस 2011 के पास ही जाना होगा। बिल्कुल। अदालत का स्पष्ट निर्देश था कि सरकार को केवल और केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही उपयोग करना होगा। तो ये कैसे होगा? मतलब जो इलाके बाहर हो गए उनका क्या? तरीका ये होगा कि जो इलाके अब नगर निगम का हिस्सा नहीं है, 2011 की जनगणना में उनकी जितनी भी आबादी थी उसे 2011 की कुल आबादी में से घटाना होगा। एकदम सही। और फिर जो नई आबादी बचेगी उसी के आधार पर अनुसूचित जाति का नया अनुपात निकाला जाएगा। ये तो बहुत तार्किक लगता है। मैं कहूंगी कि सेब की तुलना सेब से होनी चाहिए, संतरों से नहीं। बिल्कुल। और अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए किसी भी सूरत में FIDR का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका कारण भी वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, कारण बहुत सीधा है। हमारा संविधान जनगणना की बात करता है। कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर एक नया डेटाबेस बनाकर रातों रात उस संवैधानिक आवश्यकता को किनारे नहीं कर सकती। तो फिर इसका जमीनी असर क्या हुआ? उस 4 सितंबर वाले आदेश का क्या हुआ जिसमें सीटें 4 से 3 कर दी गई थीं? अदालत ने उस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कानूनी भाषा में कहें तो उसे क्वाश कर दिया गया। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा? अदालत ने आदेश दिया कि चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले सरकार को 2011 की जनगणना के आधार पर ही पूरी गिनती फिर से करनी होगी, बिना किसी नए डेटाबेस की मिलावट के। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सीट का वापस आना नहीं है। अगर हम गहराई में जाके देखें तो ये पूरी चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बचाने का मामला है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। आप इसे थोड़ा और विस्तार से कैसे देखती हैं? देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और उसमें प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब मतदान के दिन शुरू होता है, जब हम वोट डालने जाते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन ये मामला दिखाता है कि असली खेल तो बहुत पहले शुरू हो जाता है, बंद दरवाजों के पीछे। बिल्कुल। आप कौन सा डेटाबेस चुनते हैं, आप किस फॉर्मूले से गणना करते हैं, आप दशमलव के बाद के अंक को कैसे देखते हैं, ये सब तय करता है कि किसी हाशिए पर मौजूद समुदाय को अपनी बात रखने के लिए 4 कुर्सियां मिलेंगी या 3। बहुत सही बात कही आपने। एक सीट कम होने का मतलब है एक पूरे इलाके की आवाज का गायब हो जाना। हाँ, सही डेटाबेस का चुनाव महज एक प्रशासनिक काम नहीं है, ये न्याय का सवाल है। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है। प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक नियमों के बीच एक गहरी खाई हो सकती है। ये मामला उसका एकदम सटीक उदाहरण है। देखिए, सरकार की मंशा शायद खराब न रही हो, उनके पास एक नया, तेज और रियल टाइम डेटाबेस था और वो उसका उपयोग करना चाहते थे। हाँ, तकनीकी रूप से आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब बात लोकतांत्रिक अधिकारों की आती है तो हर नियम का अक्षरशः पालन मायने रखता है। आप एक पुरानी व्यवस्था पर कोई नई तकनीकी प्रणाली यूं ही नहीं थोप सकते। आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि जब बात लोकतंत्र की हो तो डेटा सिर्फ एक संख्या नहीं होता, वो किसी की आवाज होता है। एकदम सही।
अगली बार जब भी कोई किसी शहर की बदलती सीमाओं या किसी चुनाव के आंकड़ों के बारे में पढ़ेगा तो उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि उस गणित के पीछे कौन सा फॉर्मूला और कौन सा डेटाबेस काम कर रहा है। बिल्कुल। द डीप डाइव में आज हमारे साथ इस जटिल लेकिन दिलचस्प कानूनी और गणितीय सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। तो बस सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।